यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके पेडागोजी से रिलेटेड रहेंगे, यानी कि शिक्षण शास्त्र से कनेक्टेड रहेंगे। ओके, सो हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट करी है 500 क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम लोग 2 पार्ट अभी यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट नंबर 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 से 51 तक लेकर आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। उससे पहले जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहें। और साथ ही यदि आप कंप्लीट साइंस कोर्स के अंदर इनरोल करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका लेवल 2 होगा, एमपी ग्रेड 2 होगा, एचपी टेट होगा, यूपी टेट, कई सारी एग्जाम्स यहाँ पर आ रही है, तो उसके लिए कंप्लीट साइंस का कोर्स यहाँ पर रेडी किया गया है। इसका डेमो आपको मिल जाएगा ऐप के ऊपर, वेबसाइट पर सारी डिटेल मिल जाएगी। और भी यदि कोई डाउट रहता है तो इस नंबर पर आप संपर्क करके सारी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन के प्रीवियस ईयर पेपर के ये क्वेश्चन है जो कि आपके पेडागोजी से कनेक्टेड होंगे। आंसर करिएगा। 56 का आंसर क्या होगा? प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने और सीखने में कहानियों को एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त कारण यहाँ पर क्या हो सकता है, जो लिस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। 4 ऑप्शन देखिएगा। कहानियां अनेक विषय क्षेत्रों को छूती है। देखो, सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन की ही बात करूं तो क्वेश्चन में बोला गया है कि कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम हमेशा से जानते हैं। अब इसमें कौन सी चीज सबसे कम इफेक्टिव होगी उसके बारे में ढूंढना है, मतलब काइंड ऑफ थोड़ा जो नेगेटिव दिख रहा हो वो वाली चीज ढूंढ लो, है ना, या जो स्पेसिफिक रीजन ना हो। सबसे पहला, कहानियां अनेक विषय क्षेत्रों को छूती है। कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है। कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध करवाती है। कहानियों में व्यक्ति के अनुभव शामिल होते हैं। अब आप मुझे बताओ कि इसमें 3 चीजें तो ऐसी होगी कि जो बिल्कुल सही है, और एक ऐसी होगी जो कहानियों से कनेक्टेड नहीं होगी। कौन सी चीज कहानी से कनेक्टेड नहीं है? ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्लास मैनेजमेंट की बात करें तो क्या कहानी पढ़ाने का, बच्चों को कहानी के थ्रू सिखाने का क्लास मैनेजमेंट से कोई डायरेक्ट रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि बी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सबसे कम पूछा था, सबसे कम क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, चलिए आप भी साथ के साथ आंसर करते जाइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। जैसे ही आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, जब तक हम डिस्कस करते हैं तब तक आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। इसका पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगा। ऐप पर फ्री स्टडी मटेरियल करके अपना पूरा एक रेडी किया गया फोल्डर, उसमें आप ईवीएस के अंदर जाइएगा, वहां पर आपको इनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और कंप्लीट ईवीएस पेडागोजी, सिर्फ पेडागोजी कोर्स के अंदर इनरोल करना चाहते हैं तो वो कोर्स पे इंडिविजुअल अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में किस प्रकार से हेल्प करता है? पर्यावरण अध्ययन जो है पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु के अंतर्गत इसको कैसे कंसीडर किया गया है? देखो, ये जो क्वेश्चन है ये 2 तरीके से पूछा गया है। एक तो नॉर्मली पूछा गया है, और एक बार इसको ऐड किया गया था, जो हमारे बोलते हैं ना कि कुछ 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, फिर उसके नीचे 4 ऑप्शन है, उस तरीके से। तो सबसे पहले अगर इसको एज अ इंडिविजुअल पूछा जाए तो आंसर क्या होना चाहिए? पढ़िए और आंसर करिए, क्या आंसर यहाँ पर इसका करेक्ट हो सकता है। देखो, सबसे पहले परिभाषा और व्याख्यानों से दूर रखना चाहिए पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में। ठीक है, दूसरा, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। अब आपको क्या करना है? विषय वस्तु में लिख के इन्होंने छोड़ दिया, दैट मीन्स हमको एक पॉजिटिव निकालना पड़ेगा, या फिर इस सेंटेंस को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन सही बात है कि परिभाषा और व्याख्यानों से पाठ्यपुस्तक को दूर रखें, मतलब उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, ये सारी चीजें हो। रटकर सीखने को हतोत्साहित करें, ये बात भी सही है। ठीक है, बच्चे को प्रश्न करने और हल करने का, खोज करने का मौका देना चाहिए, तो बिल्कुल ही सही है। बच्चे को केवल लिखित जानकारी देना चाहिए, ये चीज नेगेटिव हो गई। दैट मीन्स हमको जो निकालना है इन तीनों ऑप्शंस में से निकालना है। ठीक है, अब इन तीनों में से सबसे बेस्ट क्या है? सबसे बेस्ट है ऑप्शन नंबर सी। तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी को ही यहाँ पर आंसर बना देंगे। एक पॉजिटिव निकालना है तो सी वाला यहाँ पर ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 के पास चलते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में क्या किया गया, 1 सेकेंड।
1 सेकेंड, एक रुकिएगा आप। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 28 सेम ही है, लेकिन इसमें क्या दे दिए गए अपन को, स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। ओके, तो सबसे पहले परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना, बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, और ऑप्शन नंबर डी वही कि लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। अपन को पता है ये चीज नेगेटिव है, लेकिन ये तीनों चीजें तो सही थी। जब सबसे बेस्ट निकालने को बोला गया तो हमने बोला बेस्ट वाला कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेटमेंट में बी ए और सी है, केवल सी है, ए बी सी और ए और डी है। तो आपको ये तो पता था कि डी नेगेटिव है, तो ये कभी भी आंसर नहीं होगा, और तीनों बेस्ट है। तीनों बेस्ट मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही स्टेटमेंट को करेक्ट माना गया है। ठीक है, क्वेश्चन वही रहता है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा फिरा कर पूछी जाती है। चलिए आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 का। इसका आंसर करिएगा, इसका आंसर क्या होगा। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? ठीक है, एक जनरल एनालिसिस वाला क्वेश्चन है ये। अपनी नोटबुक में उनके नाम देखिए, है ना, नाम लिखना है आपको। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमणशील की बात यहाँ पर की गई है, किस प्रक्रमण का आकलन यहाँ पर किया गया है? क्वेश्चन समझ में आ गया कि बच्चों को पूछा है कि तुमने अपने घर के या स्कूल के आसपास बहुत सारे जानवर देखे होंगे, बर्ड्स देखे होंगे, डॉग हो गया, कैट हो गया, कई सारे हैं जिनके बच्चे देखे होंगे यहाँ पर छोटे बच्चों ने। ठीक है, तो उस पे पूछा गया है कि ये जो प्रश्न का प्रकार है, ये किस प्रकार का एनालिसिस है। ये परिकल्पना एवं प्रयोग करना, मतलब इमेजिनेशन की कोई बात हो रही है ना, जहां पर हम लोग परिकल्पना, दैट मीन्स कोई हाइपोथेसिस हम लोग कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हो। न्याय के लिए सरोकार की बात हो रही है, अवलोकन और रिकॉर्डिंग करने की बात हो रही है, वर्गीकरण और चर्चा की बात हो रही है। आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर करना है, क्या होगा। देखो, ये चीज तो आपको पता है कि यहाँ पर बच्चा कोई परिकल्पना, कोई इमेजिनेशन तो करेगा नहीं, क्योंकि उसको खुद एनालिसिस करना है ना, जो भी उसने देखा उसको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। अब आपके पास बच्चा ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। तो अब बच्चा सबसे पहले चीजों को अपने आसपास के इन्वायरमेंट में ऑब्जर्व करेगा, मतलब अवलोकन करेगा, और उसको क्या बोला गया, नोट करने की बात बोली गई, दैट मीन्स वो उस चीज को अपने बुक के अंदर रिकॉर्ड करेगा, लिखेगा कि मैंने कैट देखी, उसके 3 बच्चे थे, और जो भी एनालिसिस जिस भी तरीके से वो कर सकता है वो कर कर टीचर को देगा। ठीक है, तो सी आंसर हम लोग बोल सकते हैं, सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि वर्गीकरण करना और फिर उस पर चर्चा करना, लेकिन इसमें सब चर्चा और डिस्कशन वाला कोई पॉइंट नहीं है। सिर्फ यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन करनी थी, बच्चे को ऑब्जर्वेशन करनी थी और उसकी नोटबुक में नाम लिख कर आने थे। तो ये अवलोकन और रिकॉर्डिंग वाली बात हो गई, सो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2 ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाते हैं, या हम लोगों को लगता है कि सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है। ठीक है, तो उसमें आपको जो सबसे बेस्ट होगा वो निकाल कर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी ज्यादा सही है। अगर बच्चे को बोला जाता कि क्लास में ही ग्रुप बना दिए गए हैं और क्लास में ही बोला गया है कि आप इस चीज पर डिस्कस करिए, तो हम लोग फिर बोलते कि हाँ वहां पर वर्गीकरण हो रहा होगा, है ना, बर्ड्स को कैटेगराइज किया गया, एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया, फिर उसके ऊपर बात की गई कि पक्षियों की क्या खासियत है, एनिमल्स में भी वाइल्ड हो गए, है ना, हमारे डोमेस्टिक हो गए, उनमें क्या विशेषता है। तो अगर बच्चे क्लास में बैठकर बातचीत कर रहे होते तो हम लोग वर्गीकरण और चर्चा करते, लेकिन बच्चा एनालिसिस कर रहा है, दैट्स व्हाई आंसर सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है, लिस्ट इफेक्टिव यहाँ पर सब कौन सा स्टेटमेंट होगा, या कौन सी चीज यहाँ पर करेक्ट होगी आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहे हैं चारों ऑप्शन। सबसे पहला तो बोला है सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। ठीक है, जैसे आप बच्चे को स्टार दे रहे हैं या जो भी आप ग्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं। ओके, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के बारे में एक समझ प्रदान करती है। ओके, आकलन की बात हो रही है ना, इवेल्युएशन करने की बात हो रही है। बच्चे के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरीके के कार्य यहाँ पर होने चाहिए। ओके, बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तित्व पृष्ठ पोषण यानी कि फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है, कि बच्चे को यहाँ पर टाइम टू टाइम फीडबैक यहाँ पर देते रहना चाहिए। ओके, अब हमको क्या बोला है, सबसे लिस्ट या सबसे कम उपयुक्त यहाँ पर कौन सी चीज लग जाएगी।
देखो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि अगर आप आकलन की बात करें तो आकलन में आप ये चीज करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। ठीक है, और पोर्टफोलियो के थ्रू ही बच्चे को सारा एनालिसिस मिल जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि पोर्टफोलियो में हम क्या करते हैं, बच्चे के सारे डेटा को कलेक्ट करके रखते हैं। देखो हमारे पास दो चीजें आती है, एक आता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड और एक आता है पोर्टफोलियो। अभी इसमें और भी क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल से होंगे। तो पोर्टफोलियो में हम लोग क्या करते हैं, ऑलमोस्ट जितना भी डेटा होता है, जो जितने भी बच्चे ने अच्छे काम किए, चाहे बच्चा 50 अच्छे काम कर रहा हो तो वो 50 काम इसके अंदर लिखे जाएंगे। लेकिन एनेक्डोटल में क्या होता है, सिलेक्टेड काम लिखे जाते हैं, मतलब जो बहुत स्पेसिफिक या बहुत यूनिक है वही चीजें क्या होती है, एनेक्डोटल में लिखी जाती है। मतलब आप इसमें ऐसा बोल सकते हैं, इसमें क्या लिखा जाता है, केवल सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन लिखी यहाँ पर जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, सबसे लिस्ट इफेक्टिव क्या है, तो संकेतकों का आप उपयोग कर सकते हैं, है ना। दूसरा, ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसे संकेतक का प्रयोग करते हैं जिससे बच्चे को समझ आए कि ठीक है, मतलब उसको और अच्छा करने की जरूरत है। अच्छा बोला दैट मीन्स उसको बहुत अच्छा करने की जरूरत है ना। पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरीके के कार्य होना चाहिए, सारा डेटा बच्चे का उसमें रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो तीनों तो बिल्कुल करेक्ट है। इसको हम लोग थोड़ा नेगेटिव में डालते हुए इसको हम लोग बोल सकते हैं ये सबसे कम उपयुक्त यहाँ पर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। 31 को देखना, इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीओ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। ठीक है, ईवीएस के मेन थीम की यहाँ पर बात करी गई है, उनमें से एक क्या है, पदार्थ। ठीक है, मैटर, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं या चीजें कैसे काम करती है। कौन सा थीम होगा, उन 6 में से कोई एक थीम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, उस थीम का चयन करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सारे ही थीम के बारे में पता होना चाहिए, है ना, उससे हम इजीली यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, चीजें जो हम बनाते हैं एंड करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू, जो हम बनाते हैं और करते हैं, मतलब एक्टिविटी बेस्ड। ठीक है, पहला होता है फैमिली एंड फ्रेंड्स, है ना। तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ घर परिवार ही आ जाएगा, बाकी सारी चीजें भी आ जाती है इसी के अंदर। रिलेशनशिप, रिश्ते नाते, वर्क एंड प्ले, खेल व कार्य, एनिमल, सारे जानवरों के बारे में और सारे प्लांट्स के बारे में। एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि क्यों इस वाले थीम के अंदर हमने ये सारी चीजें ऐड करी है, क्योंकि जब आप फैमिली और फ्रेंड्स की ही बात कर रहे थे, है ना, परिवार और इसकी ही बात कर रहे थे, तो उसमें आपने एनिमल और प्लांट्स को क्यों कंसीडर किया, इसके सब थीम में आपने ये चीजें क्यों रखी गई है, क्यों बच्चों के लिए ये वाली चीज ऐड करी गई है इसी थीम के अंदर, वो इसलिए ऐड करी गई है ताकि बच्चे इनसे काफी ज्यादा फैमिलियर होते हैं, काफी ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। दैट्स वाई इनको इनसे कनेक्ट करके इसी थीम में, इसी के सब थीम में डाला गया। दैट मीन्स आप सीधी सी भाषा में देखें तो ये हमारे घर परिवार का ही हिस्सा है, हमसे ही जुड़े हुए हैं, है ना। खेल कार्य हो गए, एनिमल हो गए, प्लांट्स हो गए, रिश्ते नाते हो गए, इसीलिए तो ये इसके सब थीम में है। और क्यों है, रीजन आपको पता चल गया। फूड हो गया, भोजन, वाटर पानी हो गया, शेल्टर आवास हो गया, ट्रेवल यात्रा हो गया, थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके 6 थीम यहाँ पर हो गए। ओके, और सब थीम की बात करें तो ये चारों चीजें जो है आपके सब थीम में आती है, किसके, फैमिली एंड फ्रेंड्स के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आएगी आपका, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या चीजें दर्ज नहीं होना चाहिए, जिसको हिंदी में बोला जाता है उपख्यान, अभिलेख में कौन सी चीजें नहीं होना चाहिए। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूती और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचि और संबंधों आदि की पहचान करना। अब आप इसको तसल्ली से सोचिए और बताइए क्या आंसर यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। किस चीज को आप इंक्लूड नहीं करेंगे, किसके अंदर, एनेक्डोटल के अंदर। जो चीज आपको लग रही है कि ये तो नहीं होगी, उसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लो। जस्ट एन एग्जांपल, आपको ऐसा लग रहा है कि सी आंसर में हो सकता है, तो सी का कोड जहां पर भी है वो आप उसमें से ऑप्शन कट करके सिलेक्ट कर लो। ठीक है, मतलब काइंड ऑफ ऑप्शन कट कैसे किया जाए इसके बारे में बात हम लोग कर रहे हैं। सोचिए क्या आंसर यहाँ पर इसका हो सकता है। चलो, इसको अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा, इसको रिवर्स कर लो कि किन चीजों को आप इंक्लूड करेंगे। अभी हमने देखा कि पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल के अंदर क्या रिकॉर्ड रहते हैं, तो पोर्टफोलियो में सारी चीजें, जो भी बच्चे ने जितने भी अच्छे काम किए हैं, अच्छी अटेंडेंस है, ये
अवार्ड जीत कर आया है, ये उसको रिवॉर्ड मिला है, आज उसने ये अच्छा काम किया, वो सारी चीजें। एनेक्डोटल में जो बहुत अच्छे और बहुत यूनिक कार्य हैं, सिलेक्टेड कामों को लिखा जाता है, किसने स्टेट लेवल पर ये चैंपियनशिप जीती, नेशनल लेवल पर इसने ये कार्य किया है, ऐसे कंपटीशन हुआ था स्कूल का, उसमें इसको फर्स्ट प्राइज मिला है। तो ऐसी कुछ सिलेक्टेड चीजें जो काफी यूनिक होगी, केवल उन्हीं के बारे में लिखा जाएगा। तो बच्चों की परेशानियां तो नहीं लिखेंगे, निर्णय वाले कथनों को भी नहीं लिखेंगे, और मजबूती और कमजोरियां नहीं, इसमें आपके जो भी रिवॉर्ड है सिर्फ उन्हीं चीज को लिखा जाता है। इसने बोला है नेगेटिव, मतलब किन चीजों को नहीं लिखेंगे, तो इन तीनों चीजों को नहीं लिखेंगे। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है आपकी। ए बी एंड सी, इन तीनों चीजों को यहाँ पर आप नहीं लिखेंगे, किसके अंदर, एनेक्डोटल के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, आपके लिए 5 मिनट सेशन भी रेडी है सीडीपी के। ठीक है, तो ये जितने भी टॉपिक हैं आपके, एनेक्डोटल हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, मूल्यांकन के 4 प्रकार हो गए, समेटिव फॉर्मेटिव के टाइप्स हो गए, वो सारी चीज़ आपको 5 मिनट सेशन में भी मिल जाएगी। तो इससे आपके जितने भी सब्जेक्टिव पेडागोजी है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो 5 मिनट सेशन की प्लेलिस्ट है, उसको आप विजिट कर लेना। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा की योजना कैसे बनाएंगे। एक पाठ में दो या दो से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाना, एकीकृत करना, इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लास बनाना। इंटीग्रेटेड मतलब, नॉर्मली अगर देखें इंटीग्रेटेड एकीकृत का मतलब होता है चीजों को एक साथ लेकर आना। ठीक है, तो यहाँ पर दो विषय या दो से अधिक विषय क्षेत्र को मिलाएंगे, सभी विषयों को अलग कर देंगे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग से प्रबंध करेंगे टीचर का, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। तो तीन चीजें तो वैसे ही नेगेटिव हो गई, पॉजिटिव क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 के पास चलते हैं। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र बनाने को कहा। पुनीत क्या चाहता था। पुनीत टीचर है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को उन्होंने मानव शरीर की एक रूपरेखा दी कि ये ह्यूमन बॉडी होती है। ठीक है, अब वो भोजन के बारे में पढ़ाने से पहले पूरा डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, जो हम साइंस में पढ़ते भी हैं, पाचन तंत्र के, भोजन का पाचन कैसे होता है, किसका पाचन कहाँ पर होता है, क्या प्रोसेस होती है, उसके बारे में, पाचन तंत्र कैसे बनता है उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाने को कहा। तो पुनीत क्या चाहते थे कि परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं, बच्चों के विचारों को प्राप्त करना, अच्छी ड्राइंग वाले की पहचान करना, या शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। देखो, हमें ये तो नहीं चाहिए कि कौन अच्छी ड्राइंग करता है, कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकते कि नहीं, दैट मीन्स वो उसको हर चीज के नाम पता है कि नहीं है, छोटी आंत बड़ी आंत हो गया, ठीक है, सारी चीजें जो भी उसमें आती है। तो दो तो नेगेटिव हो गए, अब क्या बच रहा है, बी और डी बच रहा है। अब आप बताओ इन दोनों में से क्या ज्यादा करेक्ट लग रहा है। क्या मैं बच्चों का मूल्यांकन करना चाहती हूँ, उनको कितना आता है, या बच्चे के क्या विचार हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर, ये प्राप्त करना चाहती हूँ। जो ज्यादा पॉजिटिव होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखिएगा। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से कक्षा में क्या करना चाहिए। स्मिता टीचर है, पहले पुनीत सर थे, अब स्मिता मैम आ गई है। इन्होंने लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति बच्चों में एक सेंसिटिविटी जगाना चाहती है, बच्चे इन चीज़ों के प्रति अवेयर रहें, कोई भेदभाव नहीं करे। तो टीचर क्या एक्टिविटी यहाँ पर करवा सकती है। देखो, सबसे पहला ऑप्शन है रूढ़िवादी मॉडल को छात्रों को प्रस्तुत करना। ओके, दूसरा, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाकर समझा दे। केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहना, ताकि लड़कियों का वो जो है साफ सफाई वाला वो हट जाए। एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करे जो कि एक ऑटो चालक है। ठीक है, एक तो यहाँ पर मॉडल प्रस्तुत करना, ये चीज हो सकती है। ठीक है, ये ओके ओके है। और ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि फिर वो टीचर बायस्ड हो गई है ना। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसमें ये नहीं हो सकता है और ये नहीं हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों ज्यादा करेक्ट लग रहे हैं। अब इन दोनों में से बेस्ट क्या हो सकता है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। रूढ़िवादी जो मॉडल्स हैं उनको प्रस्तुत करें, है ना। बच्चों को हमें क्या करना है, इसी के प्रति संवेदनशील बनाना है। तो हम लोग अगर एक रियल एग्जाम्पल लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो क्या ऑप्शन नंबर डी ज्यादा करेक्ट नहीं लग रहा है कि एक छात्र की माँ को आमंत्रित कर सकते हैं जो कि एक ऑटो चालक है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती है, बच्चे उससे मोटिवेट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो जेंडर बाइसिंग और स्टीरियोटाइप क्रिएट कर रखा है, उस चीज को यहाँ पर हटाने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, तो केवल ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर सही है। आगे बात कर रहे हैं 36 की।
निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? दैट मीन्स फॉर्मेटिव असेसमेंट को लेकर कौन सा कथन यहाँ पर आपको सही नहीं लग रहा है? सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जाती है। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है, ये तो बिल्कुल सही है। इससे छात्रों की प्रगति की निगरानी हो जाती है कि बच्चे कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। बच्चे की सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में यहाँ पर मदद कर सकती है। ठीक है, अब आप देखो कि इसमें नेगेटिव क्या है। जो सबसे पॉजिटिव है वो आपका आंसर नहीं हो सकता है। ये आपका आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि कंप्लीटली पॉजिटिव है, क्योंकि टीचर को हेल्प मिलती है बच्चे की प्रोग्रेस को चेक करने में, तो ये चीज़ भी सेम बोल रही है। ठीक है, तो ये दो तो नेगेटिव हो गए। बच्चे की सीखने की कोई भी जानकारी जो है वो रचनात्मक आकलन में मदद करेगी, ये बात भी सही है। दैट मीन्स ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। केवल हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि रचनात्मक आकलन ऐसा नहीं होता है कि हर 3 महीने में रचनात्मक आकलन आपको करना है, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट की कंडीशन ही यही है कि ये जो चलता है ये थ्रू आउट द ईयर, दैट मीन्स पूरे साल भर चलता है। बच्चा जब से क्लास में बैठा है और जब से क्लास से उठकर घर जाता है तब तक टीचर के दिमाग में बच्चे का एक एनालिसिस चलता रहता है ना, वो चीज़ कहलाती है अपनी फॉर्मेटिव असेसमेंट। ओके, सो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें नेगेटिव केस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 की रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। ओके, चलिए आगे बात करें 37 की। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। मतलब श्यामा नाम की जो बच्ची है वो सब उसका परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी, बहुत ही क्रिएटिव स्टूडेंट माना जाता है। इसलिए वह किसके द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है? मतलब वो बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत ही यूनिक बच्ची यहाँ पर है ना, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा निकल कर आ रहा है। तो ये एक प्रकार का अपसारी चिंतन है, ये एक प्रकार का अनुकरण हो सकता है, ये एक प्रकार की मॉडलिंग हो सकती है, ये एक प्रकार का अभिसारी चिंतन यानी कि कॉन्वर्जेंट थिंकिंग यहाँ पर हो जाएगी। ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है अपना डाइवर्जेंट की। ये कर रहा है अनुकरण यानी कि चीज़ों को दोहराना, रिपीटेशन हम लोग या बोल सकते हैं, और ये मॉडलिंग अपना। ठीक है, तो अब क्या आंसर आपको लग रहा है कि अगर बच्चा क्रिएटिव है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, सृजनात्मक बच्चा है, दैट मीन्स उसकी थिंकिंग कैसी होगी? उसकी थिंकिंग होगी अपसारी, डाइवर्जेंट। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिएगा। कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कार्य कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। समयन एक बच्चा है जो अपना होमवर्क जो है रेगुलर नहीं करता है, कक्षा 5 का ये बच्चा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यहाँ पर क्या हो सकता है? उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ठीक है, किसी दूसरे बच्चे को उसके कक्षा का कार्य पूरा करने में मदद करें, माता पिता से बात करें और उसको सलाह दें। उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य आप यहाँ पर दे सकते हैं। क्या सही लग रहा है आपको? क्या टीचर को यहाँ पर करना चाहिए? देखो ये चीज़ नेगेटिव है, हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव है। अब वो उसको जो भी दिक्कत हो रही है वो डायरेक्टली माता पिता से बात करना। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? खुद से ट्राई करना पड़ेगा उसकी कठिनाई, उसको प्रॉब्लम को समझने का। दैट मीन्स एक तरीके से हम लोग डायग्नोस्टिक करने की बात कर रहे हैं, परेशानी को समझने की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग उसका रेमेडियल उपचार यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखिएगा। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, इस पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान टीचर है ना, परिवहन में जितने भी डीजल वाहन हैं उनको प्रयोग को बंद कर दिया जाए, मतलब जितने भी डीजल वाहन हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाए, है ना। अब इस टीचर ने जो वाद विवाद प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित करी है, इसके पीछे का पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, सबसे पहला वह पूरी तरीके से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। ठीक है, यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। यह इस मुद्दे पर छात्रों के दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करेगा। अब आप देखो कि क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। एक बार अच्छे से देखिए ऑप्शंस को। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, पूरे तरीके से ये बैन करवाना चाहती है, इसलिए बच्चों को संवेदनशील कर रही है इस टॉपिक के ऊपर कि नहीं बैन हो ही जाना चाहिए। यह छात्रों के विचारों को जानने और उसको सही करने में मदद करेगा। ठीक है,
देखो नेगेटिव इसमें कोई नहीं है, चारों ऑप्शन ठीक है, लेकिन जो सबसे बेस्ट होगा, जो टीचर का पर्पस होगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। यह इस मुद्दे पर छात्रों के दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करेगा। सो सबसे बेस्ट यहाँ पर लग रहा है ऑप्शन नंबर डी, कि बच्चों का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है डीजल वाहनों को लेकर, उसकी सराहना करने में मदद करेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। टीचर को वो चीज़ बोल सकते हैं कि हेल्प करेगी यहाँ पर, कि बच्चे इस बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कि इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिएगा। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल होती है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? वो क्या पूछा गया है, 50 से ज्यादा बच्चे क्लास के अंदर है, कोई एक ऐसी एक्टिविटी होगी जिसमें बच्चे जो है सारी इंद्रियों का प्रयोग करें, मतलब फुल ऑन एक्टिविटी करे। दैट मीन्स सुने भी, समझे भी, खुद करके भी देखे, है ना, ये सारी चीजें। तो पांचों इंद्रियां सम्मिलित हो इसके लिए। कौशल के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना है, क्षेत्र भ्रमण पर लेकर जाना। सो वी ऑल नो कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड क्या होगी, कि बच्चों को खुद दिखाया जाए कि जिस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ा रहे हैं, जस्ट लाइक साइंस में पढ़ा रहे हैं, तो किसी भी चीज़ पर विजिट करवा दी, किसी भी इंडस्ट्री को विजिट करवा दिया, है ना। तो इस प्रकार से अगर चीज़ें होती है जो बच्चा खुद रियल में देखेगा, वो चीज़ ज़्यादा सही रहेगी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? 41 को देखिएगा। कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना एक राजस्थान के लिए कक्षा टीचर ने बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी अपेक्षाएं क्या होगी, मतलब आपकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होगी बच्चों से, कि बच्चे ये करके लाएं, ये करें, है ना, इस तरीके से। तो कौन सी एक्सपेक्टेशंस सही होनी चाहिए? यदि उनके कोई प्रश्न करे तो उसको दर्ज कर लेना चाहिए, बच्चों के क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें। चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, उन्हें आनंद उठाना चाहिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। तो बच्चों से क्या एक्सपेक्टेशंस होगी, कि बच्चे जो टूर पर गए हुए हैं, शैक्षिक भ्रमण पर गए हुए हैं, वो क्या करेंगे, वो ये वाली चीज़ करेंगे। ठीक है, सो डी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। 42 को देखिएगा। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ये आपको हर जगह पूछा जाता है, इवन ये एक बार सीडीपी में भी पूछा गया है, साइंस पेडागोजी में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, और ईवीएस में भी है। अगर बच्चों को आप बीज अंकुरण के बारे में पढ़ा रहे हैं कि एक सीड कैसे ग्रो करता है, कितना समय लेता है, ठीक है, तो कैसे पढ़ाओगे? चित्र के द्वारा, चित्र बनाकर अवलोकन करने के लिए कह दोगे। अंकुरित बीज के फोटो दिखा दे, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को स्पष्ट करना। देखो ये वाली चीज ऐसी है कि बच्चा खुद लाइव करके देख सकता है। ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस का हम लोग देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए हम लोग दो प्लांट लेकर आते हैं, एक को बंद कमरे में अंधेरे में रखते हैं और एक को सनलाइट में रखते हैं, तो बच्चों को फोटोसिंथेसिस पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज हम लोग बीज अंकुरण के लिए कर सकते हैं, कि बीज अंकुरण के लिए बच्चों को खुद ये चीज लाइव करके दिखाई जाए। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, बीज बोना, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करें, खुद से एनालिसिस करें कि कितने दिन में बीज उगा है, कब सीड डाला था, पानी कब दिया, वो सारी चीजें। ठीक है, और इस एक्टिविटी को वो पूरा करें, मतलब फुल ऑन वो एक्सपेरिमेंट करें। सो आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर वन करेक्ट हो जाएगा। 43 को देखिएगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन दिए जा सकते हैं, किसके लिए? सबसे पहले ऑप्शंस देखिएगा। बच्चे द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करके अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। ठीक है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने तो बच्चों को नियंत्रित करना, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए। उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है, इसका अनुकरण करने के लिए। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या कहने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है? ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। सरल प्रयोग इन द सेंस कि आप इजी एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं जो बच्चे को समझ में आ रहा है, क्लास के अंदर करवा रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके लिए बच्चों को लैब में लेकर जाना पड़ा, है ना, वो वाली चीज के, या बाहर कहीं भ्रमण पर लेकर जाना पड़ा, वो वाला। और कक्षा में सरल एक्सपेरिमेंट कराना, क्योंकि साइंस के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं पर्यावरण के जो लाइव आप बच्चों को क्लास में करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा,
बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करना, अवलोकन को दर्ज करना तथा उनका विश्लेषण करने के लिए हम लोग ये करते हैं, है ना। सरल प्रयोग और निर्देशन, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित और बच्चों को कंट्रोल करने के लिए, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाना और अपने जितने भी अवलोकन है उनको पैना करने के लिए, मतलब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस यहाँ पर कर पाए, नई नई स्किल्स उनमें डेवलप हो पाए। सो डेफिनेटली ये चीज़ करेक्ट है। सो सी आंसर यहाँ पर ठीक होगा, है ना। चलिए आगे बात करें 44 की। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। इकरा एक टीचर है जो चाहती है कि बच्चे क्या करें, समाचार पत्र पढ़े, पत्रिका यहाँ पर पढ़े। तो उससे क्या मोटिवेशन बच्चों को मिलेगा, क्योंकि ये मनोरंजक साधन है पत्रिका और समाचार पढ़ना, शिक्षार्थियों को अपने संसार से जुड़ने में सहायता करता है, ये बहुत अच्छी बात है। स्वतंत्र बनाकर बच्चों को प्रतिस्पर्धी बनाएगा, है ना। तो सबसे सही तो केवल ऑप्शन नंबर बी है, कि जो रियल चीजें हैं जो हाल फिलहाल में चल रही है उसको समझने में क्या होगा, आसानी मिलेगी। सो बी आंसर करेक्ट हो गया। 45 को देखिएगा। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करना एक बहुत अच्छी बात है, इससे बच्चों के डाउट्स क्लियर होंगे। तो ये एक युक्ति होती है, ट्रिक होती है बच्चों की सोच को समझने की, है ना। इससे क्या होगा, अनुशासन बना रहेगा, बच्चों का ध्यान खींचने के लिए क्लास में कि बच्चे अटेंटिव रहकर चीज़ों को सुने, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों के अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है, उसको बढ़ाने के लिए। सो डेफिनेटली आंसर क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के अंदर जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। 46 को देखिएगा। एक ईवीएस शिक्षक ने गतिविधि का आयोजन किया जहां छात्रों को विभिन्न टीमों को स्कूल में पड़े कचरे को इकट्ठा करना है, उनमें से कुछ उपयोगी चीजें बनानी है। मतलब वो होता है ना कि वेस्टेज को रिसाइकल करके कुछ नई चीज यहाँ पर बनाना, रीयूज यहाँ पर करना। तो टीचर बच्चों का किस कौशल का मूल्यांकन यहाँ पर चेक कर रहा है। ठीक है, ईवीएस में ये एक्टिविटी है कि प्लास्टिक या जो भी वेस्ट है उससे कुछ उपयोगी सामान बनाना है, जो भी कचरा पड़ा हुआ है उससे उपयोगी चीजें बनाना है। ये कौशल की व्याख्या करना, संचार कौशल, विश्लेषणात्मक कौशल या बच्चों के अंदर सामाजिक कौशल की यहाँ पर चीज को डेवलप करने की बात करी गई है। क्या आंसर हो सकता है? देखो, बच्चों की स्किल्स की व्याख्या करने से हमें पता चलेगा कि बच्चे की स्किल्स क्या है, या उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है। देखो, कम्युनिकेशन की तो बात हो नहीं रही है, बच्चों को खुद करके दिखाना है, मतलब बच्चा एक्टिविटी करेगा। उसके एनालिटिकल कौशल, देखो एनालिटिकल स्किल्स या विश्लेषणात्मक कौशल क्या होता है कि बच्चा किसी भी एक चीज पर बात कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है ना, कोई विश्लेषणात्मक तर्क देना, हम लोग ये बोल सकते हैं। और एक होता है सामाजिक कौशल, तो इसको किस में कंसीडर किया जाएगा, इसको कंसीडर किया जाएगा सामाजिक कौशल के अंदर। ठीक है, क्योंकि टीम डिवाइड की गई है, तो टीम से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो सोशल स्किल्स है वो बच्चे की यहाँ पर डेवलप होगी, है ना। तो सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामाजिक कौशल को विकसित करने की बात यहाँ पर करी गई है। चलिए 47 को देखिएगा। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधन से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है। जितने भी प्रकार के ईंधन है हमारे पास, कोल, पेट्रोल, डीजल, जितनी भी चीजें हैं, तो ईंधन के नमूने दिखा सकते हैं। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर चर्चा की जा सकती है। ठीक है, और चार्ट पर प्रदर्शित किया जा सकता है, या सूची लिस्ट यहाँ पर बनवाई जा सकती है। जो सबसे रियल होगा, जो बच्चा खुद एक्टिविटी कर सकता होगा, उसके लिए हम लोग बोलेंगे। दैट मीन्स बी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट इन चारों में से क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देखना। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की कक्षा वायु प्रकरण को पढ़ाते समय ये प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में क्या होता है, भार होता है और वह जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से चार गतिविधियां सुझाते हैं कि खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसको नीचे धकेलें। हमारा मेन उद्देश्य क्या है, बच्चों को क्या पढ़ाना, कि वायु में भार होता है और वह स्थान घेरती है। उसके लिए चार में से कौन सी एक्टिविटी सही रहेगी। स्ट्रो के माध्यम से जूस को खींचना, गुब्बारे में हवा भरना, दो भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे साम्य अवस्था में लेकर आए और फिर किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। ठीक है, उसके बाद अपन को क्या बताना है कि कौन सा वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेगा, और मुझे चारों ऑप्शन में दो दिख रहे हैं। मतलब इन चार में से कोई दो एक्टिविटी ऐसी है जो हमें ये बताएगी कि वायु में भार होता है और वो जगह घेरती है। ठीक है, ये वाली चीज तो हमने करी है। एक बकेट के अंदर हम पानी भरते हैं और एक मग को उल्टा करके नीचे कंप्रेस करने की कोशिश करें। ठीक है, तो हमें बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि मेहनत करनी पड़ेगी उस मग को नीचे लाने के लिए उल्टा करके,
है ना, क्योंकि वो जगह घेरेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज तो हो गई कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। दैट मीन्स ए तो 100% श्योर है कि करेक्ट है। ए कहाँ पर लिखा हुआ है? इन तीनों के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं बी, सी और डी में से इसके साथ कौन सा करेक्ट है। स्ट्रोक के माध्यम से जूस को खींचना, तो ये कोई हवा की बात नहीं हो रही है कि यहाँ पर हवा स्थान घेरती है, जगह घेरती है, वजन होता है उसके अंदर। तो बी नेगेटिव है। बी नेगेटिव है मतलब ये वाली चीज इनकरेक्ट हो गई। अब आपको चुनना है कि डी करेक्ट है या फिर सी करेक्ट है। ठीक है, गुब्बारे में हवा भरना। ठीक है, गुब्बारे में आप हवा भर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो अब हमको ये पता हो गया कि ये जगह घेर रही है। अब एक और है, दो भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे तथा साम्य अवस्था में उनको लेकर आए, पास पास लेकर आए। अब इसमें से किसी एक गुब्बारे को आप यहाँ पर फोड़ दें। दैट मीन्स कि वो भार भी होगा, गुब्बारे को आप फुलाएंगे भार भी होगा, और साथ ही जब आप उसको फोड़ेंगे, है ना, दैट मीन्स वो जगह भी घेरती है ना, ये वाली चीज इससे भी प्रूफ हो जाएगी। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ए एंड डी बोथ आर करेक्ट, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, है ना। दो गुब्बारे में हमने वो भी कर लिया, एक छड़ से बांध भी दिया, साम्य अवस्था में भी लेकर आ गए, और एक गुब्बारे को फोड़ भी दिया। तो ये चीज प्रूफ हो गई कि भार भी होता है और वह जगह भी घेरेगी। सो बी आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए 49 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 को देखना है। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था, है ना। विज्ञान प्रदर्शनी का जो उद्देश्य है वो क्या होगा? विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, अभिभावक को सेटिस्फाई करना, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध करवाना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है तो कहीं ना कहीं ये बच्चों की क्रिएटिविटी को बाहर लाने के लिए किया गया होगा। सो हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देखिएगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध करवाना चाहिए। इससे क्या होगा? प्रकरणों में अंतर्निर्मित एक्टिविटी को उपलब्ध करवाएं। पुस्तकों में अलग अलग स्थानों पर अभ्यास और गतिविधियों को डालना चाहिए। इकाई के अंत में डालना चाहिए या फिर पाठ के अंत में जो है हम लोग अभ्यास जो होते हैं ना, अभ्यास का जो हम लोग टीचर हमको देते हैं कि तुम घर से एक्सपेरिमेंट करके लाना, ये एक्टिविटी करके लाना, ये भर के लाना इसमें खुद एनालिसिस करके। तो इससे क्या होगा, है ना, प्रकरणों मतलब जो भी हमारा चैप्टर है, जो भी पार्ट एक पार्ट दो हो गया, उसके बीच बीच में ये चीज़ें इंक्लूड करना चाहिए, न कि इकाई के अंत में, पाठ के अंत में या अलग अलग स्थानों पर। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है उसी के साथ साथ, जैसे अपन एनसीईआरटी की बुक में देखते ही हैं, जैसे हमने कोल के बारे में आज पढ़ा, है ना, तो कोयले से रिलेटेड जितनी भी जो चीज़ें बच्चों के आसपास अवेलेबल होगी, क्या आपने देखा है, ऐसे करके चीज़ें लिखी जाती है, क्या आप जानते हैं, क्वेश्चन मार्क करके जो है जितनी भी चीज़ें होती है वो साथ के साथ बता दी जाती है ना। तो जहाँ पर जो भी चीज़ बताई जाए उसी के साथ उसका एनालिसिस डाल दिया जाए। सो प्रकरणों में क्या होना चाहिए? अंतर्निर्मित यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को देखना है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को कैसा होना चाहिए? बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और सम्मान देना, अभिभावक के विचारों को स्वीकार करना और सम्मान देना, विशेषतः केवल प्रयोगों पर ध्यान देना और पुस्तकों और परीक्षणों पर ध्यान देना। देखो ये नो डाउट कि आप सभी को इसका आंसर पता होगा, क्योंकि हम लोग केवल बुक की बात तो नहीं करते हैं, केवल प्रयोग की बात नहीं कर रहे हैं, सारी चीजें सीखनी है। सिर्फ पेरेंट्स सेटिस्फाई हो जाए इस चीज पर भी हम फोकस नहीं करेंगे, बच्चों के दृष्टिकोण को सम्मान देना हमारा मेन टारगेट होना चाहिए। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सो ये आज के सेशन के हमने यहाँ तक 51 तक कंप्लीट कर लिए हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अगली सीरीज में कंप्लीट करेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, सो यहाँ तक जितनी भी क्वेश्चंस देखे हैं, टाइम टू टाइम आप रिवाइज करते रहना, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना इस टाइप के और क्वेश्चंस की, ताकि आपकी एक लिंक बन जाए, है ना, ताकि एग्जाम में पढ़ने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगे। ओके, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आपको पूरा ऑप्शन पढ़ना है, जस्ट आपने एक नज़र डाली और आपका उसका मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा ये कहना चाह रहा है। ठीक है, वो कैसे होगा? जब आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए तो आज के सेशन को यहीं ओवर करते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। इसके बाद आपकी लाइव क्लास भी रहेगी 6 PM पर, आप उसे भी ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।